जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप सबको स्वस्थ होंगे। मैं हूं प्रियो भारत और डोजुमे सिविल इंजीनियरिंग कोर्स में आप सभी का स्वागत है। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर दिन 11 बजे क्लास जरूर अटेंड करें। दोस्तों, अगर आप इंपॉर्टेंट सिविल इंजीनियरिंग एमसीक्यू पाना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आज तक 8 क्लास हो चुका है और आज ये 9 क्लास होने जा रहा है। आज का क्लास का सब्जेक्ट है रेलवे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर। 2 इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट इन द कंपोजिशन ऑफ स्टील यूज्ड फॉर रेल आर ऑप्शन ए कार्बन एंड सिलिकॉन, ऑप्शन बी मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी कॉपर एंड जिंक, ऑप्शन डी कार्बन एंड मैंगनीज। आप सभी को पता है कि स्टील में कार्बन तो होगा ही, यानी कि कार्बन तो है। अगर आपको आंसर पता है तो वीडियो पॉज कीजिए और कमेंट में अपना आंसर लिखिए। जो स्टील हम लोग यूज करते हैं रेलवे में रेल बनाने के लिए, उस स्टील का ग्रेड है ग्रेड 880। 880 क्यों है भाई? क्योंकि वो 880 मेगापास्कल उसका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है, इसीलिए उसका ग्रेड है 880। खासियत क्या है? जो रेलवे का स्टील है, रेल का जो स्टील है, उसमें कार्बन रहेगा 0.8 से 0.9% ऑफ इट्स टोटल वेट और मैंगनीज रहेगा 0.8 से 1.13%। तो 2 कंस्टिट्यूएंट सबसे इंपॉर्टेंट है, आप जान के रखिए। एक है कार्बन, दूसरा है मैंगनीज। कार्बन रहेगा 0.8 से 0.9% और मैंगनीज रहेगा 0.8 से 1.13%। ग्रेड है 880। कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि रेल में जो स्टील इस्तेमाल करते हैं उसमें कार्बन का परसेंटेज कितना रहता है। क्या हो जाएगा? 0.8 से 0.9। मैंगनीज कितना रह सकता है? जो स्टील हम लोग यूज करते हैं उसका ग्रेड क्या है? तो ध्यान में रखिए, कार्बन और मैंगनीज दोनों इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, जिसका परसेंटेज 0.8 से 0.9 कार्बन का और मैंगनीज का 0.8 से 1.13% रहता है। और ग्रेड जो है स्टील जो हम इस्तेमाल करते हैं रेल बनाने के लिए, वो है 880, यानी कि 880 मेगापास्कल उसका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ रेल फॉर ब्रॉड गेज एंड मीटर गेज आर रेस्पेक्टिवली। ब्रॉड गेज और मीटर गेज के लिए लेंथ कितना है, रेल का लेंथ कितना है? दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि रेल जो है बेसिकली 3 प्रकार का है। ठीक है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। ठीक, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। तो ब्रॉड गेज का डिटेल आप जानते ही होंगे। आप अगर आंसर पता है तो वीडियो पॉज करके आप आंसर कमेंट कीजिए अगर आंसर पता है आपको। देखिए, ब्रॉड गेज जो है उसका गेज क्या है, पहले ये तो जानिए। व्हाट इज गेज? गेज है 2 पैरेलल रेल का इनर टू इनर डिस्टेंस इज नोन एज गेज। इस गेज के ऊपर डिपेंड करके 3 प्रकार का रेल क्लासिफिकेशन है। ब्रॉड गेज है, ब्रॉड गेज का इनर टू इनर डिस्टेंस है 1.676 मीटर, करेक्ट। नेक्स्ट है मीटर गेज। मीटर गेज नाम से आप लोग समझ पा रहे होंगे, मीटर यानी कि उसका गेज की डिस्टेंस होगा 1 मीटर। तीसरा है नैरो गेज, यानी कि उसका डिस्टेंस है इनर टू इनर 0.762 मीटर। तो 1.676 ब्रॉड के लिए, मीटर के लिए 1 मीटर और नैरो के लिए 0.762 मीटर, करेक्ट। ये तो हो गया गेज डिस्टेंस के बाद। अब लेंथ जो होगा ब्रॉड गेज का, एक रेल का लेंथ होगा 13 मीटर, 13 मीटर। पहला 12.876 था, अभी वो राउंड फिगर में 13 है। ब्रॉड गेज का एक रेल का लेंथ होता है 13 मीटर और मीटर और नैरो दोनों का ही लेंथ होता है 12 मीटर। तो फिर से रिवाइज कर देते हैं। ब्रॉड गेज का गेज डिस्टेंस पूछ सकता है कितना? 1.676 मीटर। मीटर गेज का गेज डिस्टेंस कितना? 1 मीटर। नैरो गेज का गेज डिस्टेंस कितना? 0.762 मीटर। ठीक, ब्रॉड गेज का एक रेल का लेंथ कितना? 13 मीटर। मीटर गेज का एक रेल का लेंथ कितना? 12 मीटर। नैरो गेज का एक रेल का लेंथ कितना? 12 मीटर। ठीक, याद रखिएगा ये। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ मटेरियल इन द रेल इज इन इट्स। सबसे ज्यादा मटेरियल कहां पर रहता है? ऑप्शन ए फुट, ऑप्शन बी हेड, ऑप्शन सी वेब, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी।
बताइए सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ मटेरियल कहां पे रहेगा? फुट यानी कि बेस जो है, बेस पे, वेब मिडिल पोर्शन जो है, हेड टॉप। सबसे ज्यादा मटेरियल कहां पे रहता है बताइए? सबसे ज्यादा मटेरियल रहता है हेड में, सबसे ज्यादा वॉल्यूम उसका ज्यादा रहता है, कॉन्स्टिट्यूएंट जो है मटेरियल का वो सबसे ज्यादा रहता है हेड में। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए एक क्वेश्चन से बहुत सारा क्वेश्चन निकल के आ सकता है। ऐसा नहीं कि हम लोग हर दिन 20 क्वेश्चन करते हैं, यानी कि 20 क्वेश्चन आप सीख पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप देखिएगा ध्यान से, आप 40 से 50 क्वेश्चन हर दिन रिवाइज कर रहे हैं, है ना। आप अगर एक साल कंटिन्यू कीजिए, आपका खुद का इंप्रूवमेंट आप खुद देख पाइएगा। देखिए जैसे कि हम लोग पिछला क्वेश्चन जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का बात किए अभी, रेल का लेंथ, वहां पर हम लोग गेज डिस्टेंस के बारे में पता लगा, मीटर के बारे में पता लगा। तो अगर आप नोट बना रहे हैं तो नोट्स हर एक चीज का बनाइए, गेज डिस्टेंस का नोट्स बनाइए, लेंथ का नोट्स बनाइए। इंपॉर्टेंट जो जो चीजें आप नया सीख रहे हैं उसको नोट बनाते चलिए छोटा छोटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग फिलेट इन ए रेल सेक्शन, द पर्पस of providing fillet in a rail section is to option A avoid the stress concentration, option B increase the vertical stiffness, option C increase the lateral strength, option D none of the above। बताइए फिलेट रेल सेक्शन में क्यों प्रोवाइड करते हैं? वीडियो पॉज कीजिए, कमेंट कीजिए आंसर। स्ट्रेस कंसंट्रेशन कम करने के लिए, अवॉइड द स्ट्रेस कंसंट्रेशन, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, the main function of a fish plate is, फिश प्लेट का मेन फंक्शन क्या है? ये यूपी पीएससी 2013 में आया था और बंगाल पीएससी 2016 में भी शायद आया था। फिश प्लेट का पर्पस क्या है? देखिए दो रेल को जोड़ने के लिए, दो अलग अलग रेल को जोड़ने के लिए हम लोग फिश प्लेट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जोड़ने के लिए इधर एक फिश प्लेट देंगे, इधर फिश प्लेट देंगे, बोल्ट से टाइट कर देंगे। तो उसका पर्पस क्या है? दो पर्पस है। एक क्या, दोनों को ज्वाइन करना, एक अलाइनमेंट बना के रखना, है ना, इधर उधर ना हो। अगर हम स्क्रू से ज्वाइन करते, फिश प्लेट बिना देके हर एक को हम स्लीपर से ज्वाइन करते तो हो सकता है अलाइनमेंट उसका बिगड़ जाता। तो उसका अलाइनमेंट ठीक करके रखता है दोनों को ज्वाइन करके। दूसरा है फिश प्लेट में देखिएगा थोड़ा सा दो रेल के बीच में थोड़ा सा गैप रहता है, वो है थर्मल एक्सपेंशन गैप। जब रेल ट्रेन जब मूव करेगा वहां उसके ऊपर, तब वो थोड़ा सा एक्सपैंड कर जाता है और मूव कर जाने के बाद जैसे कूल हो जाएगा तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो फ्रीली थर्मल कॉन्ट्रैक्शन भी होते रहता है। तो क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी टू जॉइन द टू रेल टुगेदर, एंड ऑप्शन बी विल बी द आल्सो करेक्ट आंसर, टू अलाउ ए रेल टू एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट फ्रीली। लेकिन हम बता दें, अगर बोथ ए एंड बी का ऑप्शन अगर नहीं रहा, क्योंकि ये जो पीएससी में आया था उसमें बोथ ए एंड बी का ऑप्शन नहीं था, नन ऑफ दिस था। तो अगर ऐसा स्थिति हो जहां पे आपको दोनों में से कोई एक को चूज करना है कि टू जॉइन टू रेल टुगेदर और थर्मल एक्सपेंशन, तो ऑब्वियसली आप ऑप्शन ए को चूज कीजिएगा। दोनों रेल को जोड़ना उसका पहला काम है, एक अलाइनमेंट पे दोनों को जोड़ना। दूसरा काम है थर्मल एक्सपेंशन फ्रीली करने के लिए मदद करना। ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन रहा और ये बोथ ए बी का ऑप्शन रहा, यानी कि दोनों को सिलेक्ट करने का ऑप्शन रहा, तो दोनों होगा। अगर नहीं रहा तो जॉइन द टू रेल टुगेदर, वो वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, गेज इज द डिस्टेंस बिटवीन। अभी हम लोग बात कर रहे थे गेज डिस्टेंस क्या है? इनर टू इनर डिस्टेंस, यानी कि रनिंग फेस जो है, रनिंग फेस से आप याद रखिए जहां पे ट्रेन मूव करके व्हील प्रेशर एक्ट करता है, दैट इज द रनिंग फेस ऑफ ए रेल। तो रनिंग फेस, इंटीरियर रनिंग फेस से इधर का रनिंग फेस का जो अंदर का डिस्टेंस है, दैट इज गेज डिस्टेंस। अब गेज डिस्टेंस दो है, ब्रॉड, मीटर, नैरो। ब्रॉड का कितना? 1.676 मीटर, मीटर का कितना? 1 मीटर डिस्टेंस, नैरो का कितना? 0.762 मीटर। तीनों चीज याद रखिएगा। तो गेज डिस्टेंस इज द रनिंग फेस ऑफ रेल डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 7, ड्यू टू बैटरिंग एक्शन ऑफ व्हील्स ओवर द एंड ऑफ द रेल्स गेट बेंड डाउन एंड आर deflected at ends. These rails are called, option A roaring of rail, option B hogged rail, option C corrugated rail, option D buckled rail। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये आप देखिए, क्वेश्चन से क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए पहले।
कोई भी रेल के ऊपर जब ट्रेन का व्हील मूव कर रहा है जब, तो उसका एक प्रेशर है अपना, राइट, एक तो प्रेशर काम करता है उसके ऊपर। तो जॉइंट में दोनों रेल अगर जॉइंट हो रहा है, जहां पे फिश प्लेट से जॉइन हम जहां पे कर रहे हैं, अगर उसके नीचे स्लीपर नहीं है और अच्छे से बैलास्ट मटेरियल भी नहीं है, लूज पैक है, अच्छे से बैलास्ट मटेरियल हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए हैं, उसका लोड सस्पेंडेड अवस्था में है और लूज है, नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, उतना लूज पैक है, तब क्या होता है, एंड में जाके वो दोनों बेंड होने लगता है। यानी कि दोनों तरफ से दोनों रेल है, जॉइंट हुआ, इसके ऊपर से व्हील पार हो गया और दोनों थोड़ा सा बेंड हो गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं हॉग ड्रिल। याद रहेगा, हॉग ड्रिल क्या है, दोनों रेल अगर एंड में बेंड हो जाए, डाउन के तरफ डिफ्लेक्ट हो जाए, दैट इज हॉग ड्रिल ड्यू टू द लोड ऑफ द व्हील। ठीक है, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रीप, creep is the option A longitudinal movement of rail, option B vertical movement of rail, option C lateral movement of rail, option D difference in level of two rails। वीडियो पॉज कीजिए और कमेंट कीजिए आंसर। क्रीप क्या है, वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लिखिए। क्रीप जो है लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट, जब कोई व्हील मूव करता है सामने की तरफ, तब एक वेव फॉर्मेशन होता है। मान के चलिए ये एक रेल है, इसके ऊपर एक व्हील मूव कर रहा है, इसके ऊपर एक व्हील मूव कर रहा है, तो एक वेव फॉर्मेशन होता है। और वेव फॉर्मेशन की वजह से जो रेल मटेरियल है उसका टेंडेंसी भी रहता है सामने की तरफ बेंड होने का। बहुत बार ये देखा गया कि अगर सबग्रेड जो रेल का बेस है, जो जिसके ऊपर रेल का पूरा स्ट्रक्चर हम बनाए हैं, वो अगर लूज है तो बहुत बार स्लीपर भी मूव कर जाता है सामने। दैट फिनोमेना इज नोन एज क्रीप। और इस प्रोसेस में जो है लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट होता है, ना कि लैटरल। ठीक है, तो क्रीप जो है लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। When the rails ends rest on a joint slipper, the joint is termed as। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में आया था ये क्वेश्चन। When the rails end rest on a joint slipper is termed as, option A supported rail joint, option B suspended rail joint, option C bridge joint, option D base joint। देखिए, दोनों एक ही जॉइंट के ऊपर है, यानी कि दोनों एक जगह पे जॉइंट है और नीचे एक स्लीपर है, उसको कहते हैं क्या, वीडियो पॉज कीजिए, आंसर लिखिए। उसको कहते हैं सपोर्टेड रेल जॉइंट। नाम से याद रखिए, सपोर्ट कर रहा है, नीचे से एक ब्लॉक है, एक स्लीपर ब्लॉक है, उसके ऊपर दोनों आके रेल लेके ज्वाइंट हुआ है, फिश प्लेट से हम ज्वाइंट किए हैं, दोनों रेल का रेस्टिंग पॉइंट जो है वो स्लीपर के ऊपर है, तो इस जॉइंट को हम लोग बोलते हैं सपोर्टेड रेल जॉइंट। एक है सस्पेंडेड रेल जॉइंट। मान के चलिए यहां पे एक स्लीपर है, यहां पे एक स्लीपर है और बीच में वो जॉइंट हुआ है, यानी कि सस्पेंडेड अवस्था में है, दैट इज सस्पेंडेड रेल जॉइंट। अगर वैसा ही सस्पेंडेड रेल जॉइंट ही है, लेकिन दोनों स्लीपर से और वो जॉइंट में एक ब्रिज फॉर्मेशन में एक मेटल हम कोरोगेटेड मेटल हम प्रोवाइड किए हैं, दैट विल बी द ब्रिज जॉइंट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तीन ही जॉइंट पूछा जाता है, सस्पेंडेड रेल जॉइंट जहां पे दोनों सस्पेंडेड अवस्था में रहेगा, सपोर्टेड रेल जॉइंट जहां दो जॉइंट के बीच में एक स्लीपर प्रोवाइड किया हुआ रहेगा, और ब्रिज जॉइंट जहां पे सस्पेंडेड जैसा ही है लेकिन एक बेंड कोरोगेटेड प्रोवाइड किया जाता है मेटल, जो एक ब्रिज के लायक एक्ट करता है और काइंड ऑफ जॉइंट करने की कोशिश करता है, दैट इज ब्रिज जॉइंट। सो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन ए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। द टाइप ऑफ स्पाइक यूज्ड फॉर फिक्सिंग चेयर्स ऑफ बुल हेडेड रेल्स टू वुडन स्लीपर इज। ये डीएफसीसीएल क्वेश्चन में आया था, डीएफसीसीएल में। देखिए, द टाइप ऑफ स्पाइक यूज्ड फॉर फिक्सिंग चेयर ऑफ बुल हेडेड रेल वुडन स्लीपर के साथ, ऑप्शन ए की स्पाइक, ऑप्शन बी डॉग स्पाइक, ऑप्शन सी इलास्टिक स्पाइक, ऑप्शन डी राउंड स्पाइक। बुल हेडेड के लिए कौन सा इस्तेमाल करते हैं बताइए? बुल हेडेड के लिए आपको पता ही होगा, हेडेड के ऊपर डिपेंड करके, क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करके तीन प्रकार का है। डबल हेडेड है, डबल हेडेड यानी कि जिसका हेड और फुट बेसिकली दोनों सेम है, दैट इज डबल हेडेड। बुल हेडेड क्या है? जिसका हेड थोड़ा सा विड्थ है ज्यादा कंपेयरिंग विद द फुट, और फ्लैट फुटेड जो है यस का उसका फुट जो है यानी कि बेस जो है वो थोड़ा सा चौड़ा है, ज्यादा फ्लैट है,
फ्लैट फुटेड, तो 3 काइंड का है। वुडन स्लीपर में ज्वाइन करने के लिए हम लोग स्पाइक इस्तेमाल करते हैं। बुल हेडेड के लिए हमेशा याद रखिएगा राउंड स्पाइक, बुल हेडेड के लिए हमेशा राउंड स्पाइक, ठीक। और फ्लैट फुटेड के लिए हमेशा इलास्टिक स्पाइक। बुल हेडेड के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे राउंड स्पाइक, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और फ्लैट फुटेड के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, ये भी पूछ सकता है, तो आंसर विल बी द इलास्टिक स्पाइक। याद रहेगा, बुल हेडेड के लिए राउंड स्पाइक, फ्लैट फुटेड के लिए इलास्टिक स्पाइक। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। पेंड्रोल क्लिप्स कैन नॉट बी यूज्ड विद, ऑप्शन ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेंड्रोल क्लिप्स कैन नॉट बी यूज्ड विद, ऑप्शन ए वुडन स्लीपर, ऑप्शन बी स्टील स्लीपर, ऑप्शन सी कंक्रीट स्लीपर, ऑप्शन डी CST9 स्लीपर। वीडियो पॉज कीजिए, आंसर लिखिए, वीडियो पॉज कीजिए, आंसर लिखिए। पेंड्रोल क्लिप हम लोग कहां इस्तेमाल नहीं करते, बताइए कहां पे इस्तेमाल नहीं कर सकते? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। CST9 स्लीपर में हम लोग पेंड्रोल क्लिप इस्तेमाल नहीं कर सकते, करेक्ट। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। स्विच एंगल इज द एंगल बिटवीन, स्विच एंगल इज द एंगल बिटवीन, ऑप्शन ए द गेज फेस ऑफ द स्टॉक रेल एंड टंग रेल, ऑप्शन बी द आउटर फेस ऑफ द स्टॉक रेल एंड द गेज फेस ऑफ द टंग रेल, ऑप्शन सी द गेज फेस ऑफ द स्टॉक रेल एंड द आउटर फेस ऑफ द टंग रेल, ऑप्शन डी द आउटर फेस ऑफ द स्टॉक रेल एंड द टंग रेल। तो बताइए, ये स्विच एंगल पूछा गया नहीं क्वेश्चन नंबर 12 का, तो बताइए क्या होगा आंसर। देखिए पहले तो आपको 2 टर्म के बारे में जानना जरूरी है। क्या? एक है आपका स्टॉक रेल क्या है, दूसरा आपका टंग रेल क्या है। स्टॉक रेल आप नाम से सोचिए क्या हो सकता है, स्टॉक यानी कि जो है, बोलता नहीं कह रहे भाई स्टॉक में कितना चावल है, यानी कितना है तुम्हारे पास। तो स्टॉक रेल, जो रेल ऑलरेडी अलाइन है, जो परमानेंट है, एक ही लाइन में फॉलोड है, दैट इज स्टॉक रेल। टंग रेल, टंग, टंग यानी कि जीवा, टंग, तो ये मूव करता है। टंग रेल का काम क्या है, एक स्टॉक रेल से दूसरा स्टॉक रेल में कनेक्ट करवाना, ये दलाल का काम करता है बेसिकली, ठीक है। टंग रेल इधर से लेके उधर कनेक्शन का काम करता है, दैट इज टंग रेल। तो स्टॉक स्विच एंगल क्या है, द गेज फेस, ये मान लीजिए चला गया ये स्टॉक रेल, यहां से एक टंग रेल मूव कर रहा है सामने, तो गेज फेस जो एंगल हो रहा है दैट इज स्विचिंग एंगल। क्लियर? चलिए, सो आंसर ए विल बी द करेक्ट आंसर, कोई ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। The distance through which of the tongue rail moves laterally at the toe of the switch for movement of train is called, ध्यान से सुनिए, the distance through which the tongue rail moves laterally at the toe of the switch for movement of train is called, option A hill divergence, option B flange way clearance, option C throw of the switch, option D none of the above। बताइए क्या होगा। लैटरली मूवमेंट यानी कि टंग रेल जो है वो तो हम अभी तो मशीनरी आ गया, पहले वो जो स्टेशन मास्टर रहते थे वो हैंडल से नॉब करते थे ठीक से, यानी कि एक ट्रेन को मान लीजिए इधर मूव करवाना हो तो टंग रेल को यहां आके फिक्स्ड होना है, फिक्स्ड हो जाएगा फिर। तो ये जो डिस्टेंस है, लैटरल मूवमेंट जो है, इसको क्या कहते हैं, बेसिकली टंग रेल और स्टॉक रेल दोनों का बीच का डिस्टेंस, जहां पे स्विचिंग एंगल हो रहा है टो पे, जहां से स्टार्टिंग है, उसको, उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, दैट इज थ्रो ऑफ द स्विच। द डिस्टेंस बिटवीन टंग रेल जहां से मूव कर रहा है, जिसका काम है इधर से उधर कनेक्ट करवाना, और जो स्टॉक रेल, द डिस्टेंस इज नोन एज थ्रो ऑफ द स्विच। अब ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ब्रॉड गेज के लिए होता है 95 मिलीमीटर मिनिमम, 95 मिलीमीटर, और मीटर गेज के लिए होता है 89 मिलीमीटर। यह भी क्वेश्चन आता है बहुत बार, याद रखिएगा। थ्रो ऑफ द स्विच क्या है, बेसिकली आप जान लीजिए, थ्रो ऑफ द स्विच इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्टॉक रेल एंड द टंग रेल, जहां से जॉइंटिंग स्टार्ट हो रहा है, उस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं थ्रो ऑफ द स्विच। ब्रॉड गेज के लिए डिस्टेंस कितना होगा, 95 मिलीमीटर और मिनिमम, और मीटर गेज के लिए कितना होगा, ब्रॉड गेज के लिए तो 95 हो गया, मीटर गेज के लिए कितना होगा, 89 मिलीमीटर। क्लियर हो गया चीज। चलिए
मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, हिल डाइवर्जेंस। हिल डाइवर्जेंस इज ऑप्शन ए ऑलवेज लेस देन द फ्लैंजोए क्लियरेंस, ऑप्शन बी समटाइम्स ग्रेटर देन फ्लैंजोए क्लियरेंस, ऑप्शन सी इक्वल टू फ्लैंजोए क्लियरेंस, ऑप्शन डी ऑलवेज ग्रेटर देन फ्लैंजोए क्लियरेंस। बताइए क्या होगा। हिल डाइवर्जेंस क्या है, पहले ही आपको जानना जरूरी है। हिल डाइवर्जेंस क्या है और फ्लैंजोए क्लियरेंस क्या है। हिल डाइवर्जेंस आप बेसिकली जानिए कि डिटेल में नहीं जाते, बस आप जितना जानिए कि टंग रेल और स्टॉक रेल का जो क्लियरेंस है वो डिस्टेंस प्लस टंग रेल का जो हेड का विड्थ है, समझिए बात को। ये है मेरा स्टॉक रेल, यहां से एक टंग रेल निकल रहा है, तो जो क्लियरेंस है और प्लस टंग रेल का जो टॉप है हेड, उसका जो विड्थ, इसको बोलते हैं हिल डाइवर्जेंस। ठीक है। फ्लैंजोए क्लियरेंस क्या है, जो चेक रेल है। बहुत बार आप देखिएगा कि टोटल रेल ट्रैक में चेक रेल दिया जाता है। चेक रेल और स्टॉक रेल दोनों का बीच का जो डिफरेंस है दैट इज फ्लैंजोए क्लियरेंस। ये होता है 65 मिलीमीटर। ठीक है। तो हिल डाइवर्जेंस क्या हो गया, स्टॉक रेल और टंग रेल दोनों का क्लियरेंस प्लस टंग रेल का हेड का विड्थ। क्लियर है, यह है हिल डाइवर्जेंस। फ्लैंजोए क्लियरेंस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द स्टॉक रेल एंड द चेक रेल। तो आप इतना समझिए, यहां पे भी दोनों रेल का डिस्टेंस है, चेक रेल और स्टॉक रेल के बीच का डिस्टेंस, और वहां पे भी, तो ये तो बराबर हो गया। लेकिन हिल डाइवर्जेंस के केस में हम लोग एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं टॉप टंग रेल का विड्थ हेड का, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ज्यादा होगा। हिल डाइवर्जेंस ऑलवेज फ्लैंजोए क्लियरेंस से ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा विड्थ जोड़ रहे हैं हम, है कि नहीं। कॉमन सेंस का बात है ये। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑलवेज ग्रेटर देन फ्लैंजोए क्लियरेंस। थोड़ा सा जनरल लॉजिक लगाइएगा ना तो ज्यादा याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग ए पॉइंट लॉक। पॉइंट लॉक क्यों प्रोवाइड करते हैं। ऑप्शन ए टू एंश्योर दैट द स्विच इज करेक्टली सेट, ऑप्शन बी टू एंश्योर दैट द पॉइंट मे नॉट बी ऑपरेटेड व्हाइल द ट्रेन इज ऑन इट, ऑप्शन डी टू डिटेक्ट एनी ऑब्स्ट्रक्शन बिटवीन स्टॉक रेल एंड टंग रेल, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। पहले बताइए स्विच क्या है। स्विच ए काइंड ऑफ, अगर आपको आंसर पता है तो वीडियो पॉज करके आंसर लिखिए क्वेश्चन नंबर 15 का, कमेंट कीजिए। देखिए बेसिकली स्विच क्या है, स्विच इज ए काइंड ऑफ मैकेनिज्म, एक ट्रैक से दूसरा ट्रैक में ट्रेन को मूव करवाने का मैकेनिज्म है स्विच। ठीक है। और पॉइंट लॉक जो है इट्स ऑल्सो ए काइंड ऑफ मैकेनिज्म जो कि इंश्योर करता है कि दोनों पॉइंटिंग ठीक से करेक्टली हुआ है कि नहीं, स्विचिंग ये इंश्योर करता है। करेक्ट। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, टू एंश्योर दैट द स्विच इज करेक्टली सेट हुआ है कि नहीं वो चेक करने के लिए है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, टू एंश्योर एग्जैक्ट गेज द गेज टाइप प्लेट आर प्रोवाइडेड एट, ऑप्शन ए टू ऑफ द स्विच, ऑप्शन बी नोज ऑफ द क्रॉसिंग, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। हम लोग गेज प्लेट कहां पे लगाएंगे, गेज प्लेट का उद्देश्य क्या है कि प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन है कि नहीं, मेन बात तो यही है। तो ऑब्वियसली हम लोग कहां पे लगाएंगे, जहां पे वो गेज चेंज हो रहा हो, नया ट्रैक चेंज हो रहा हो, स्विचिंग हो रहा हो, तभी। सो आंसर सी विल बी द करेक्ट आंसर, टो ऑफ द स्विच वहां पे भी लगाएंगे और नोज ऑफ द क्रॉसिंग दोनों जगह हम लोग लगाएंगे। ठीक है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, मेटल स्लीपर, बहुत आसान सवाल है ये आना चाहिए। मेटल स्लीपर आर सुपीरियर टू वुडन स्लीपर विद रेस्पेक्ट टू, मेटल स्लीपर वुडन स्लीपर से क्यों अच्छा है। ऑप्शन ए लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ऑप्शन सी कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ऑप्शन बी था वो, ऑप्शन सी ट्रैक मेंटेनेंस, ऑप्शन डी फास्टनिंग। ये जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर हम वुडन स्लीपर इस्तेमाल करेंगे, उसमें कल का हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि वुड में क्या क्या प्रॉब्लम आता रहता है, डिके हो सकता है, बारिश में वो फूल जाएगा, धूप में वो फिर श्रिंक कर जाएगा, जिसकी वजह से वो क्रैक आ सकता है, और ड्राई रॉट लग सकता है, उसमें बहुत सारा फंगल मतलब अटैक हो सकता है, जिसके वजह से वो
ज़्यादा दिन नहीं चल सकता। उस वहीं पे हम लोग अगर मेटल स्लीपर इस्तेमाल करेंगे तो उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा है। अब कंक्रीट स्लीपर जो है उससे भी ज़्यादा अच्छा है। कुछ कुछ मामले हम लोग कंक्रीट स्लीपर इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे रेलवे ब्रिज वगैरह में हम लोग मेटल स्लीपर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो भी प्रेफरेबल, उसका भी फायदा है बहुत सारा, नुकसान भी है। लेकिन स्टील स्लीपर और मेटल स्लीपर और वुडन स्लीपर का कंपेयर किया जाए तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा है मेटल स्लीपर का। वुड में जो जो खराबियां हैं वो मेटल स्लीपर में नहीं है। ठीक है, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। व्हिच, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये हर दिन हम लोग डिस्कशन करेंगे, हर दिन डिस्कशन करेंगे। इंपॉर्टेंट नोट्स आप बनाते रहिएगा, इंपॉर्टेंट नोट्स छोटा छोटा बनाते रहिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रेल फेल्योर इज कॉज्ड बाय लूज फिश बोल्ट्स एट एक्सपेंशन जॉइंट। एक्सपेंशन जॉइंट में फिश बोल्ट लूज रहने की वजह से कौन सा फेलियर हो सकता है? ऑप्शन ए क्रश हेड, ऑप्शन बी एंगुलर ब्रेक, ऑप्शन सी स्लीपर डाइवर्जेंस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। अगर फिश बोल्ट लूज है तो क्या होगा? मान लीजिए ये दोनों रेल है, फिश बोल्ट लूज है, तो जब ट्रेन इसके ऊपर से मूव होगा तब क्या होगा? वो शेक होगा, एक जगह पे ठीक नहीं रहेगा, तो जिसके वजह से वो पार्शियली क्रैक हो सकता है, माइक्रो क्रैक। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं क्रश हेड। हेड में क्रैक होता है। हेड, वेब और फुट एक रेल का क्रॉस सेक्शन का 3 हिस्सा है। टॉप हेड है, बीच में वेब है, नीचे फुट है। तो हेड में माइक्रो क्रैक देखा जाता है, जो कि फिश बोल्ट लूज जाने की वजह से हो सकता है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर ऑफ रेल इज मैक्सिमम इन। वेयर सबसे ज्यादा कहां पे होता है? ऑप्शन ए टेंजेंट ट्रैक, ऑप्शन बी शार्प कर्व, ऑप्शन सी टनल, ऑप्शन डी कोस्टल एरिया। कहां पे है बताइए? वेयर क्या है? कोई भी लॉन्गिट्यूडिनल या इंपैक्ट लोड की वजह से रेल का ट्रैक अगर माइक्रो क्रैक, पार्शियल क्रैक या कंप्लीट क्रैक हो, सेपरेट हो, दैट इज नोन एज वेयर। कहां पे ज्यादा होने का संभावना है? हाँ, ये तो सही है कि आपका कोस्टल एरिया में, टनल में हो सकता है, कोस्टल एरिया में होता ही है, वो एनवायरमेंटल इफेक्ट की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से, सॉल्टी वाटर की वजह से। लेकिन सबसे ज्यादा टेंडेंसी रहता है शार्प कर्व में, क्योंकि कर्व में सबसे ज्यादा लोड आउटर रेल के ऊपर ज्यादा रहता है, तो वो वेयर का टेंडेंसी सबसे ज्यादा रहता है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, शार्प कर्व। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज द गेज डिस्टेंस ऑफ नैरो गेज। नैरो गेज का गेज डिस्टेंस कितना है? इसका ऑप्शन हम नहीं बताएंगे, वैसे भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। व्हाट इज द गेज डिस्टेंस ऑफ नैरो गेज, बताइए। 1.676 है, 1 मीटर है, 0.0762 मीटर है, या 0.592 मीटर है? अभी हम लोग पढ़ रहे थे। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, 0.762 मीटर इज द गेज डिस्टेंस ऑफ नैरो गेज। तो आज के लिए यहीं तक। उम्मीद है आप सब कुछ समझ गए होंगे, जो जो इंपॉर्टेंट नोट्स है आप नोट्स किए होंगे। फिर मिलते हैं कल सुबह 11 बजे। इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।